हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। आज बेटा केस स्टडीज के साथ इस चैप्टर को पैक कर रहे हैं। कोर्स खत्म। कल एक दिन के लिए बीएसटी का बैच नहीं चलेगा, क्योंकि अकाउंटेंसी का बैच 1.5 घंटे का है। किसी दिन ऐसा करेंगे अकाउंटेंसी का बैच ना चला के बीएसटी 1.5 घंटा कर देंगे। ठीक है जी, कंपनसेट कर देंगे। अभी कल थोड़े से जरूरत अकाउंटेंसी को है 1.5 घंटे की, तो कल एक दिन के लिए बीएसटी का बैच नहीं चलेगा, बाकी सारे बैचेस एज इट इज है। ठीक है बेटा, केस स्टडी करानी है। सबसे लास्ट केस स्टडी से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि एक दो केस स्टडी कोर्स का पार्ट नहीं है, बस वो मैं मेरे को दिखाना है। कहते हैं जितेश हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर इंपोर्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम यूएसए फॉर हिज डायग्नोस्टिक सेंटर. He has now received an intimation about the arrival of the goods in India. What are the various formalities that he will have to complete before taking the delivery of goods? बेटा आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए ना इंपोर्ट प्रोसीजर पता होना जरूरी है। किसी टाइम पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसीजर दोनों कोर्स का पार्ट होते थे, तब से ये केस स्टडी डली हुई है। अब बेटा इंपोर्ट प्रोसीजर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो ये केस स्टडी भी हमारा पार्ट नहीं हुई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ वन, राहुल ओन्स अ कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस इन मैसूर. ही इज प्लानिंग टू इंपोर्ट प्रिंटिंग मशीन with latest technology from Germany. As he is the new entrant in the international trade, you are requested to appraise him about the various steps of the import procedure. Again, कोर्स में नहीं है। ठीक है जी, दो की स्टडी तो ऐसी साफ होगी 8 में से। लो जी, सिक्स्थ वन, what is the next step that he has to perform in order to successfully complete his first work assignment? अगला स्टेप कौन सा है? एक ही स्टेप पूछा जा रहा है, पढ़ते हैं जी। Ved recently joined an export-oriented unit in Kerala under the name Spices Limited. On joining the firm, he found out that the company has reserved about 20% of the posts for specially abled people. As his first assignment, he was asked to work an export order received from Dubai-based company. He has successfully completed all the formality with regard to this export order and has prepared the invoice. बेटा कल अगर आपको याद हो, आपने मुझे सारे स्टेप सुनाए थे। प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस स्टेप नंबर 16 है। आपसे पूछा गया अगला स्टेप बता दो कौन सा है। अगला स्टेप सिक्योरिंग पेमेंट, बस वही एक्सप्लेन करना है और खत्म क्वेश्चन। ठीक है जी, अब वैल्यू तो समझ सकते हो यार, कोई भी स्टेप लिखा आ जाएगा। अगला स्टेप बताओ, अगले 4 बताओ, अगले 5 बताओ। हेडिंग भी ना पता होगी तो लिखोगे क्या? ठीक है ना जी, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर केतन टू गेट हिज फर्म रजिस्टर्ड विद एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? व्हाई इज हिज एल्डर ब्रदर insisted on obtaining a letter of credit from the importer? बेटा कहता है क्यों जरूरी है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास रजिस्टर होना, और क्यों उसका ब्रदर इंसिस्ट कर रहा है कि एलसी ले लेनी चाहिए? बेटा दोनों ही क्वेश्चन का कोई वास्ता नहीं है दूर से दूर तक केस। पढ़ते रहो केस। ईसीजीसी के पास क्यों रजिस्टर होना है मैंने आपको बताया था। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नाम याद है ना? ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल। अच्छा अगर ना हो तो क्या हो जाएगा रजिस्टर? अगर गलती से जो बेटा फोरन में आपने गुड्स बेचे, उधार बेच दी और वो बैड डेट हो गए, तो जेल आपको हो जाएगी। याद है ना बात? और बेटा एलसी लेना क्यों जरूरी है? भाई अगर फ्यूचर में पेमेंट के झमेले से बचना चाहते हो तो एलसी ले लो ना, क्या ही फर्क पड़ता है आपको। कभी वैसे नहीं मरेंगे आपके, कभी कोई बैड डेट नहीं होगा फॉरेन ट्रांजैक्शन में। यही है ना कारण। बेटा ए पार्ट के लिए ना मैं आपको एक बार इनका आंसर पढ़वा देता हूं, ये देखो, तुम भी क्या याद रखोगे। मैं बोलता हूं कुछ चीजें मेरी साबित हो जाती है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा था, मेरे नोट्स में नहीं लिखा था। ठीक है जी, ये देखो, प्राइवेट राइटर ने ही समझ लिया। चलो थोड़ा सा मुझे तुम्हें ये ना लगे कि बंदा हवा भाई कुछ भी बात बोल देता है, ले लो। कभी जस्टिफाई भी होती रहती है मेरी बातें, और जस्टिफाई हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन से लेकर ना एक बार फाइनेंशियल असिस्टेंस तक पढ़ देना, आपको आइडिया हो जाएगा क्या कहना चाह रहा है।
ठीक है जी, समझ में आ गई बात? जो मैंने बोली थी वही है। रिस्क से बचाएगा कि नहीं बचाएगा आपको? एलसी के बारे में भी पढ़ दो। ठीक है पुत्र जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? जो बात बोली थी बिल्कुल एज इट इज है। बेटा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है व्हाट आर द वेरियस फॉर्मेलिटीज दैट गौरव हैज टू कंप्लीट बिफोर अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। कल याद है हमने एक स्टेप पढ़ा था, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। ठीक है जी, शायद स्टेप नंबर 10। और कहते हैं ब्रीफली आउटलाइन द डॉक्यूमेंट दैट विल बी इशूड बाय शिपिंग कंपनी वंस हिज रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेसेस एक्सेप्टेड। ऑल्दो मैं चाहता नहीं था मैं इस डॉक्यूमेंट का नाम बताऊं, बाकी लिखा हुआ है। अगर तुम नोट्स में पढ़ोगे ढंग से अंदर का मैटर, तो नोट्स में तो लिखा हुआ है। इसे शिपिंग ऑर्डर बोलते हैं। शिपिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे ही आपने, जैसे क्या होता है, मान लो आप अपनी टिकट रिजर्व कर रहे हो, कहीं घूमने जाने का प्लान है आपका। अगर आज मैं टिकट रिजर्व करूं तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि नहीं मिलता? मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना कि मेरी सीट रिजर्व हो गई। सेम वे अगर भैया किसी गुड्स के लिए आप रिजर्व कर रहे हो स्पेस, जब भैया रिजर्व हो जाएगा कुछ तो मिलेगा ना, उसे बोलते हैं शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर का मतलब होता है जिस दिन भी वेसल यहाँ पहुंचेगा उसके बाद आप गुड्स कभी भी ला सकते हो, कोई रोक नहीं सकता आपको। शिपिंग ऑर्डर आपके हाथ में है ना, वेसल अगर 2 दिन बाद भी आना है, आप भैया कहीं ना कहीं गुड्स लेकर आ सकते हो कस्टम बोर्ड पर, कोई रोकने वाला, क्योंकि आपकी रिजर्वेशन हुई है। ठीक है ना जी? अब भैया आपकी रिजर्वेशन हुई है, प्लेटफॉर्म पे 2 घंटे पहले भी जाके बैठ जाओगे, कोई रोक तो नहीं सकता ना। हो गया ना, मेरी ट्रेन है, ये देखो एक्नॉलेजमेंट है। सेम कहानी है, इसे बोलते हैं शिपिंग ऑर्डर। क्लियर है जी बात? अब रही बात रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस तक की स्टेप बताने हैं, लेकिन पहले देख लो बेटा कहां तक का डिस्कशन केस में हो रखा है, उसके बाद से ही तो बताना शुरू करोगे। पढ़ो जी, कहता है वरना 1 से 10 तक नहीं पूछ सकता आपसे स्टेप। थोड़ा सा बी प्रैक्टिकल, 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा कि 10 स्टेप लिखवा देगा आपसे, 2-3 लिखवा देगा, 4-5 लिखवा देगा, मैक्स 6 मार्क का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। गौरव इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिकल अप्लायंसेस इन इंडिया। हिज कंपनी इज फेमस फॉर सेलिंग क्वालिटी गुड्स इन वाइड वैरायटी इन द कंट्री। His most selling medical appliances include dash 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 dash. He has recently procured an export order for these medical appliances and has obtained his IEC code number. Import export code ले रखा है, मतलब फोर्थ स्टेप obtaining export license। फिफ्थ से शुरू हो जाओ। obtaining pre-shipment finance, production and procurement of goods and services, inspection inquiry कराना, GST excise clearance, blah 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 blah, obtaining certificate of origin, और फिर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई? सर ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, अब मैं क्यों कहूं कि यही आएगा केस? कोई कोई भी स्टेप दे देगा यहाँ उठा के आपको, कहीं तक भी लिखवा लेगा, तो पता तो सब कुछ ही होना चाहिए। अब याद कराने की अहमियत भी नहीं समझते तुम तो कभी कभी। मेरे को तो पता होता है केस में मैं बताऊंगा कि अगर बच्चे को पता ही नहीं होगा या याद ही नहीं होगा तो क्या कराऊं बताओ केस स्टडी, अगर डायरेक्ट ही याद नहीं है तो। लो जी, आगे बढ़ते हैं। बेटा डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पूछी गई है, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्स का पार्ट नहीं है। एडवांटेजेस है, मैंने कराई नहीं है, अभी का मुद्दा है मेरा 2 मिनट के बाद का। आओ जी, पहले केस नंबर 1 फिर केस नंबर 2। मैंने केस नंबर 2 1 मिनट के लिए छोड़ दिया। Identify the 2 kinds of trade giants families engaged in on the basis of area covered. Differentiate between 2 types of trade as identified in part A of the question. अगर एरिया कवर्ड के बात के हिसाब से बात करूं तो 2 तरीके का ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड है। और इसका डिफरेंस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर, करेंसी इन्वॉल्व, वो सब कुछ याद होगा आपको। मैंने कहा था 8 में से कोई 6 बेसिस पे डिफरेंस याद कर दो, काफी ने सुनाया था मुझे याद करके। ठीक है जी, फर्स्ट केस स्टडी भी डन। अब सिर्फ सेकंड का मुद्दा है, 1 मिनट के लिए सेकंड केस स्टडी भी पढ़ देते हैं। ब्रीफली आउटलाइन एनी 2 बेनिफिट्स अवेलेबल टू द बिजनेस फर्म हु आर एंगेज्ड इन लेदर एक्सपोर्ट।
अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में एंगेज हो तो फर्म को होने वाले 2 फायदे, और इसने पूछा अगले पार्ट में कंट्री को होने वाले फायदे इंटरनेशनल ट्रेड के। दोनों के फायदे मेरे कोर्स का पार्ट है जी, बिल्कुल 100% कोर्स का पार्ट है, अभी करा रहा हूं। और बेटा 14 मिनट है मेरे पास, 12 मिनट में ही खत्म कर दूंगा बैच। आओ जी स्टार्ट करते हैं। और आज 100% कोर्स खत्म मेरी तरफ से, स्वाहा। ठीक है जी, रिवीजन में और थोड़ी सी तरक्की कर लो। लो जी बेटा, टॉपिक यहां पर स्टार्ट होता है बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, और दे रखा है बेनिफिट्स टू द कंट्रीज, और उसके तुरंत बाद बेनिफिट्स टू द फर्म्स। यही पूछे थे ना, दो दो चार चार पांच पांच हैं बेटा, करते हैं सारे। चलो जी बेटा, सबसे पहली बात जो कंट्री को फायदा होता है वो होता है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज हो, वो भी पर्टिकुलरली अगर आप एक्सपोर्ट में एंगेज हो, तो भैया कहीं ना कहीं देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। देखो बात बड़ी सिंपल सी ये है कि आपने 1 करोड़ का गुड्स एक्सपोर्ट करा, ठीक है जी। सामने वाला, देखो हमारे देश के एंगल से सोचोगे ना तो यार कितना असमंजस की सिचुएशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने वाला कहता है मैं तो यूएसडी में पे करूंगा, मैं तो मेरे देश की करेंसी में पे करूंगा, मेरे पास है नहीं इंडियन रुपी। हम हंस के कहते कोई दिक्कत नहीं सर, दे दो। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है इकोनॉमी का, हमें पता उसका रेट गिरता नहीं है। ठीक है जी। और इंपोर्ट के टाइम पे पता क्या होता है, हम सामने वाले को कहते हैं ना हम इंडियन रुपी देते हैं, कहता ना इंडियन रुपी चाहिए, यूएसडी चाहिए, यूएसडी दो, और हम यहाँ से कन्वर्ट कराकर यूएसडी देते हैं। मतलब वो हमारी करेंसी एक्सेप्ट नहीं करता, पर हम उसकी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया का रुपी एक वीकेस्ट करेंसी है इकोनॉमी की, जो गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है भैया। 2 रुपए 70 पैसे का था $1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। 2 रुपए 70 पैसे का $1 था। आज भैया 84 रुपए 70 पैसे के आसपास है, 84 रुपीज 70 पैसा। ठीक है जी। अब सुनना काम की बात, बेटा आपने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करा, सामने वाले ने यूएसडी में पे किया, क्योंकि उसके वहां पर वही चलता है। आप कभी कहते भी नहीं, बॉदर भी नहीं करते आपकी कन्वर्ट करा के दे दे, क्योंकि आपको पता है इसका तो दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप कहते हो बहुत हंस के एक्सेप्ट करते हो, दे दे यूएसडी। पर बेटा आपके देश में तो यूएसडी नहीं चलता, आपके पास आ भी गई यूएसडी तो आपके देश में तो नहीं चलता। आप क्या कराते हो, उसको कन्वर्ट कराते हो। किसी भी आरबीआई ऑथोराइज्ड बैंक में जाओगे, जो भी डीलर होगा ऑथोराइज्ड डीलर फॉरेक्स का, वहां जाओगे बेटा और बेच दोगे यूएसडी, बदले में आपके पास आ जाएंगे इंडियन रुपी। ठीक है जी। अब भैया जब अगर मैंने 1 करोड़ रुपए के इक्वलेंट डॉलर किसी कमर्शियल बैंक को बेचे हैं, जो बेटा डील करता है, जो ऑथोराइज्ड डीलर है फॉरेक्स का, आपको क्या लगता है ये 1 करोड़ के डॉलर उसको भी रखने की परमिशन होती है क्या? नहीं। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, मैं बार बार 2-3 बार बोल चुका हूं बैच में फैमा एक्ट के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के बारे में बोला है ना मैंने। फैमा एक्ट, फैमा एक्ट की वजह से तो जेल हो जाती है अगर 90 दिन में पैसे ना। फैमा एक्ट की वजह से ही बता देता हूं, आप अपने घर पर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा डॉलर नहीं रख सकते भाई साहब, जमानत भी नहीं होगी। वन ऑफ द मोस्ट हार्श एक्ट में से है फैमा। सेम बैंकों को भी परमिशन नहीं है अपने पास रखने की एक हद से ज्यादा डॉलर। बैंक भी क्या करते हैं बेटा, ये जो डॉलर आप बेचकर आए हो, ये डॉलर आरबीआई के पास ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे मेरे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। समझ में आ रही है बात? पहला फायदा क्या होता है देश को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पहला फायदा सबको क्लियर हुआ बेटा। पहले फायदे के बाद सीधा फोर्थ पढ़ा रहा हूं, इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटा अगर आज हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज ना हो ना, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर है। आज हम जो लोगों को तड़ी देते रहते हैं ना, ये इंपोर्टेड शर्ट है, ये इंपोर्टेड परफ्यूम है, थैंक्स कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में हैं। सोचो ना होते, सोचो इंडिया सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस्ड हुए हुए गुड्स खरीदता,
और बाहर से कुछ भी अलाउड ना होता, ना हम बाहर बेच पा रहे होते, ना हम बाहर से खरीद पा रहे होते, कोई इंटरनेशनल बिजनेस ना होता, तो क्या होता? मोबाइल फोन के नाम पर इंडिया के पास ऑप्शन क्या होते? क्या चला रहे होते आप? पड़क भैया, नोकिया इंडिया की कंपनी नहीं है, आप सिर्फ जियो और लावा चला रहे होते। जियो, लावा और माइक्रोमैक्स, यही इंडियन कंपनी है। सर भूल जाओ, सैमसंग कोरिया की कंपनी है, ठीक है जी। और एप्पल तो पता ही है हमें, कैलिफोर्निया यूएसए की कंपनी है। एम आई, शॉमी, ये जितने भी ब्रांड है, वीवो, ओप्पो, सब चाइनीज कंपनी है। वन प्लस में इंडियन कंपनी नहीं है। आपका ऑप्शन क्या होता? आप समझ रहे हो आप समझ रहे हो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता? समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता, कितना खराब होता? ये जो ये जो बेटा सर्दियां आते ही ब्रांड पहनने का शौक है ना, एक से एक स्वेट पहनने का शौक है, आओ जी यूएस पोलो, आओ जी लेवाइस, ठीक है जी, नोमेरो नो, ठीक है जी, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बैनेटन। भैया एक भी ब्रांड इंडियन नहीं है, पीटर इंग्लैंड ही पहनने को मिलता, वही है बस इंडियन। तो भैया कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना होता, एक से एक अप्लायंसेस जो घर पे लगे हुए हैं ना, कभी सोचो भैया इंडियन कौन सा लगा हुआ है? एलईडी से लेकर रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव तक सब सैमसंग लगा हुआ है, नहीं तो कोई और हिताची, कैरियर, ऐसे ऐसे ब्रांड लगा रखे हैं भैया। टाटा वोल्टास हो सकता है किसी के घर में लगाओ, वरना भैया सारे ब्रांड फॉरेन है, तो हमारा कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना होता। बेटा दो हेडिंग मेरी तरफ से डन है, अब सुनेंगे जी। थर्ड हेडिंग है इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। सर आप ये सोचो, अगर कोई एंटिटी आज आपके देश की एक्सपोर्ट कर रही है, क्या वो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही? मान लो कोई एंटिटी, किसी का भी जिक्र कर लो, मान लो एक एंटिटी है जो टाइल्स बनाती है, फ्लोर टाइल्स बनाती है, ठीक है जी। डोमेस्टिक डिमांड उसके पास साल की है 20 लाख टाइल्स की, 20 लाख टाइल की डिमांड है उसके पास, डोमेस्टिक डिमांड मेरे देश से। भैया एक्सपोर्ट कर करके उसने फॉरेन डिमांड क्रिएट कर दिया 15 लाख टाइल्स की। सर एक बात बताओ, जब तक 20 लाख टाइल बनाता था, ये नौकरी दे रखा था 1000 लोगों को, क्योंकि ये एडिशनल डिमांड आई, इसकी वजह से 750 लोगों को नौकरी और मिली, जो दिन रात इसके लिए काम करते हैं, ये 10 लाख टाइलें तैयार करते हैं। भैया कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि मेरे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है अगर कोई मेरी बिजनेस फर्म एंगेज्ड है फॉरेन बिजनेस में, तो इंटरनेशनल बिजनेस में? तो अगर ये फर्म इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज ना होती, क्या मेरे देश को एम्प्लॉयमेंट मिल रही होती? मिल रही है ना, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो रही है इस वजह से। सर आपको क्या लगता है, अगर देश फॉरेन से पैसे कमा रहे हो, देश में ही तो आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही? क्या मेरे देश की नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही? मेरे देश की डोमेस्टिक इनकम नहीं बढ़ रही इन चीजों से? क्लियर है जी बात? तो कहीं ना कहीं देश की ग्रोथ होती है इन चीजों से, देश को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। क्लियर? आगे बढ़ जाए। सेकेंड हेडिंग, हेडिंग बोलती है मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये पर्टिकुलर हेडिंग बेटा मैं यहीं से पढ़वाऊंगा पहले, लेकिन मेरी बात समझ लेना बेटा, कोई भी देश अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, नेचर ने किसी को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया। भैया इंडिया के पास है क्रूड ऑयल, इंडिया के पास है गोल्ड, लेकिन हमारे से अच्छा स्पाइसेस है किसी के पास? हमारे से अच्छे कैश्यू नट्स, कोकोनट्स, भैया है ही नहीं, किसी देश के पास नहीं हमारे से अच्छे। कुछ चीजों में हम बेटर है, कुछ चीजों में बेटा दूसरी कंट्री बेटर है, हर कंट्री किसी ना किसी चीज में बेटर है, ठीक है ना। मिडल ईस्ट को देख लो तो वो क्रूड ऑयल में भैया राजा है, हम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो यूएसए को देख लो, वो दूसरी और चीजों में राजा है। जापान को देख लो भैया, टेक्नोलॉजी में राजा है। हर देश अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ चीजें लेकर बैठा हुआ है, ठीक है ना जी। कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं है, एक दूसरे की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी। अब ये बात ना बेटा मैं यहां से क्लियर करता हूं, क्या कहना चाहता है ये,
कहता है एज स्टेटेड अर्लियर इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बहुत कमाल है। कहता है प्रोड्यूस व्हाट योर कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली एंड ट्रेड द सरप्लस प्रोडक्शन सो जनरेटेड विद अदर कंट्रीज टू प्रोक्योर व्हाट दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। कहता है सिर्फ वही प्रोड्यूस करो जो आपकी कंट्री बेस्ट प्रोड्यूस कर सकती है। भैया अगर मेरे देश की कंट्री स्पाइसेस बेस्ट प्रोड्यूस कर सकती है ना, कहता है वो बेस्ट प्रोड्यूस करो, और क्या करो, इंडिया में बेचने के बाद जो सरप्लस बचे वो बाकी देशों को बेच दो। कहता है एंड ट्रेड द सरप्लस प्रोडक्शन सो जनरेटेड विद द अदर कंट्री टू प्रोक्योर व्हाट दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। कहता है आपने जो सरप्लस उनको बेचा उसके बदले में उनसे वो इंपोर्ट कर लो जो वो बेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल पे काम करोगे ना तो सारे देश अपने रिसोर्सेस को बेस्ट यूज कर रहे हो, सारे के सारे देश। लेकिन अब बात पता क्या प्रॉब्लम क्या है, मेरे देश में टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं चल कोई नहीं ये भी प्रोड्यूस कर ले, जो चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मुझे पता खराब बनेगी, भैया ये चीज इंपोर्ट कर लेते हैं ना, उस देश के रिसोर्सेज बेस्ट यूज होते, और आप वही बनाते रहते जो आपके देश में बेस्ट हो सकता है, इससे आपके देश के रिसोर्सेज भी बेस्ट यूज होते। ठीक है ना जी। अगर हम सोचे नहीं नहीं हम तो जापान के इक्वलेंट बुलेट ट्रेन बना लेंगे खुद, सर खराब बनेगी, लिख के ले लो, सारी दुनिया को पता है बात, नहीं बनेगी, उनके जैसी नहीं बनेगी। आप वो प्रोड्यूस करो जिसमें आपकी मास्टरी है, ठीक है ना, उनको वो प्रोड्यूस करने तो जिसमें उनकी मास्टरी, हर देश को ऐसे ही करना चाहिए। आप जिसमें मास्टर हो आपने उसको बेस्ट प्रोड्यूस किया, जितना आपकी डोमेस्टिक डिमांड है उनको पूरा करा, बाकी एक्सपोर्ट। हर देश अगर ऐसा सोचे, हर देश के रिसोर्सेस मैक्सिमम यूज होंगे, सबसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होंगे। क्लियर है जी बात। अब बेटा फर्म को होने वाले फायदे, बिजनेस को तो हो गए, फर्म को होने वाले 5 फायदे हैं, कोशिश करते हैं फटाफट से सारे कर लेते हैं। प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। देखो वैसे मैं एक बात बता देता हूं, लगभग 3 हेडिंग मुझे एक दूसरे के काफी सिमिलर लगती हैं, समझा देता हूं। बेटा जैसे एक इंसान का ना लाइफ साइकिल है कि कभी हम इन्फेंट होते हैं, फिर चाइल्ड होते हैं, कभी यूथ एज में आते हैं, यंग होते हैं, एल्डर होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है, ठीक है जी। नॉर्मली जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं ना भैया, शुरुआत में इन्फेंट ही होते हैं वो, फिर कहीं भैया अपनी यूथ पर आते हैं, बहुत तगड़े चलते हैं, मार्केट में बिकते हैं, कहीं ना कहीं बेटा एंड होने से पहले वो अपनी सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि भैया बिक ही नहीं रहे, डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, और धीरे धीरे खत्म। कई प्रोडक्ट आपके सामने खत्म हुए होंगे ऐसे ही शुरू होके, जो मार्केट में आ ही नहीं रहे, आप पूछते भी हो, आप कभी आपको जरूरत भी महसूस होती है, खत्म हो चुके हैं, सैचुरेशन स्टेज पे चले गए थे, बिल्कुल पैक हो गए थे। ठीक है जी बेटा। अब मैं उससे रिलेटेड बात बताता हूं, कहते हैं प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट एक हेडिंग, वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट दूसरी हेडिंग, और प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ तीसरी हेडिंग। लगभग तीनों हेडिंग सेम बात करती है। मैं कहूं बेटा आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे जो आपके देश में सैचुरेशन की स्टेज पे पहुंच गया, ठीक है, मेरे देश में तो सैचुरेशन की स्टेज पे पहुंचा है, दूसरे देश में तो बिक सकता है। तो ऐसे देश, ऐसे केसेस में बेटा फर्म के पास क्या चॉइस है, एक तो तरीका है कि मैं बिजनेस ही बंद करके बैठ जाऊं, दूसरा तरीका मैं दूसरी कंट्री को चूज कर लूं, वहां से पैसा भी कमा लूं, यहाँ के कंपटीशन से भी बाहर निकल जाऊं, और जो मैं अभी तक सैचुरेशन स्टेज देख रहा था वहां तो फिर इन्फेंट से शुरू हो जाऊंगा, फिर कमाऊंगा। आपको क्या लगता है पेप्सोडेंट और क्लोजअप ने और क्या किया, सॉरी पेप्सोडेंट और कोलगेट ने और क्या किया, दोनों यूएसए के ब्रांड है, आपको पता है यूएसए में बैन है, दोनों दोनों बैन है। क्यों, क्या उसमें इतने हार्मफुल केमिकल, इसलिए बैन है। हमारे देश में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा, सब अलाउड है। अब ऐसे केसेस में चॉइस क्या है आपके पास, आप यूएसए के प्रोडक्ट हो, अपनी कंट्री में बैन हो चुके हो, सैचुरेशन की स्टेज पे हो, एक तो तरीका चुपचाप धंधा बंद कर दो, एक है दूसरा देश में तो एक्सेस है वहां पर बेच लेते हैं। तो भैया फर्म को फायदा क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस में जाने का, ये पढ़ना, वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। अगर डोमेस्टिक मार्केट में इंटेंस कंपटीशन झेल रहे हो वहां चले जाओ ना, वहां तो कंपटीशन था ही नहीं तुम्हारा कोई, या पेप्सोडेंट और कोलगेट आए थे, कोई कॉम्पिटिटर भी था इंडिया में, कोई कुछ भी नहीं था, मंजन करते थे सब, तब के हैं ये इंडियन मार्केट में जब मंजन किया करते थे लोग,
तो आपने तो कोई कंपटीशन देखा भी नहीं था तब, इंडिया में बहुत कमाया आपने। सेम बात, आपकी कंट्री में अगर आपको प्रॉफिट ना मिले, दूसरी कंट्री में प्रॉफिट मिल जाता है। एप्पल को यूएसए से थोड़ी प्रॉफिट है, यूएसए में तो $799 का बेच रहे हो, $999 का बेच रहे हो, एयरपोर्ट्स 499 का बेच रहे हो। इंडिया में आ जाओ ना, इंडिया में तो होता है प्रॉफिट एप्पल को, चाइना में तो होता है प्रॉफिट, पाकिस्तान में तो होता है प्रॉफिट, दुबई में तो होता है प्रॉफिट, उनको अपने देश में थोड़ी प्रॉफिट होता है। भैया जब आपको लगे मेरा प्रोडक्ट मेरे देश में मुझे प्रॉफिट नहीं दे सकता, सर जाओ ना इंटरनेशनल मार्केट में, वहां तो मिलेगा। अब पढ़ना 1 मिनट फटाफट से, 1 सेकंड लगाकर इस बात को। कहता है इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी मोर प्रॉफिटेबल देन द डोमेस्टिक बिजनेस व्हेन द डोमेस्टिक प्राइसेस आर लोअर, बिजनेस फर्म कैन अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन द कंट्रीज वेयर प्राइसेस आर हाई। यही तो बात है भैया, अगर आपके खुद के प्रोडक्ट की डिमांड आपकी डोमेस्टिक मार्केट में ऐसी है कि वहां कमा नहीं पा रहे हो ज्यादा, ये आप दूसरे देश में कमा पाओगे। सेकंड वन, prospects for growth, कहता है business firm find it quite frustrating when demand for their products start getting saturated in the domestic market. Such firm can considerably improve prospects of their growth and plunging into overseas market. भैया अपने देश में सैचुरेशन की स्टेट पे, दूसरे देश में अभी भी ग्रोथ मिल सकती है। अपने देश में इंटेंस कंपटीशन फेस कर रहे हो, दूसरे देश में शायद कंपटीशन होगा नहीं, वहां कमा पाओगे। एक आखिरी बात कर देता हूं, इंप्रूव्ड बिजनेस विजन। मैं कहता हूं बेटा जब तक आप अपने देश में रह के धंधा करते हो ना, इतना दिमाग नहीं खुलता, इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इतना कंपटीशन देखा भी नहीं होता कभी। तो भैया वर्ल्ड वाइड धंधा शुरू करते हो ना, जब 10 और बिजनेस फर्म के ऑनर से मिलते हो, 10 और सीईओ एमडी से मिलते हो, भैया बिजनेस विजन सुधर जाते हैं अच्छे अच्छे आदमी के। अभी हम देखते हैं ना भैया शार्क टैंक पे, शार्क्स को कितनी नॉलेज है, कितनी। भैया मेरे को तो लगता है अनुपम मित्तल के हम 10-10% भी नहीं है भाई, इतना कुछ करके भी। भैया इतनी समझ कहां से आई, आपको क्या लगता है कहां से आई? भैया इतनी दुनिया घूम लिया उसने, पता नहीं कितने बिजनेस के बारे में सुन लिया, कितने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, पता नहीं कितने सीईओ एमडी से रोज मिलता है। आपको क्या लगता है विजन नहीं सुधरता इससे? बिजनेस करने का नजरिया नहीं सुधरता? कैसे नहीं सुधरता भैया? इतने सीईओ एमडी से मिलकर तो देखो एक दिन में लोगों के पास कैसे कैसे आइडियाज है। समझ आती है बात? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।